हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी बिजनेस स्टडीज का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम क्या होगा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये आप लोगों का चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा वेटेज भी रखता है आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर ना हम लोग पूरे के पूरे पढ़ेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोगों को समझना पड़ेगा यार कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक्चुअल मतलब होता क्या है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। वहां पर हम लोगों ने अच्छे से देखा था कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा। वहां पे हमने सारी चीजें अच्छे से देखी थी, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी के बारे में बातें की थी। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका नाम क्या होगा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एंड लेंथी चैप्टर। ठीक है जी। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को सबसे पहले नंबर पे सीखना पड़ेगा कि भैया व्हाट डज इट मीन, कि भैया ये जो प्रिंसिपल वर्ड है इसका एक्चुअल में मतलब है क्या। कि हम लोग प्रिंसिपल्स को कहेंगे क्या कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल। चलिए समझते हैं प्रिंसिपल वर्ड का मीनिंग। ये कहता है अ प्रिंसिपल इज रेफर्स टू अ स्टेटमेंट। बेसिकली जो ये प्रिंसिपल है ये क्या है यार? ये एक स्टेटमेंट होती है विच रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल ट्रूथ, विच रिफ्लेक्ट फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमिना बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट वर्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब आप लोग क्लास 10th में थे तो आप लोगों ने साइंस के अंदर ना बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े थे। यस और नो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यस सर पढ़े थे। हमने ना वहां पे एक प्रिंसिपल देखा था, लॉ ऑफ, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? वहां पे हम लोगों ने एक बात सीखी थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोगों ने शायद पढ़ा था। तो वहां पे क्या कहते हैं, न्यूटन्स के लॉ हम लोगों ने वहां पर देखे थे। तो वो क्या कहते थे बेसिकली हम लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स, कि अगर हम लोग कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे तो वो उतनी तेजी से नीचे गिरेगी। तो मतलब कोस यहाँ पे क्या था कि हमने वो चीज ऊपर फेंकी, बट उसका इफेक्ट क्या हुआ? वो चीज तेजी से नीचे गिरी। लेकिन अगर हम लोग बात करें यार अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैनेजमेंट में इसका मतलब एक्चुअली में क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का, इसका मैं आप लोगों को बिल्कुल सीधा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे कि एग्जांपल के अंदर मैंने आप लोगों के सामने ले रखा है ग्रेविटी फोर्स। अगर हम लोगों ने कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकी है तो ऑटोमेटिकली सी बात है वो ऊपर से उतनी ही स्पीडली से नीचे गिरेगी। तो इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा बेसिकली, क्या प्रिंसिपल्स बोलते हैं इसको, बेसिकली जो फंडामेंटल ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। और वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं। तो अगर हम लोग यहां से बात करें अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या मतलब होता है प्रिंसिपल्स का और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्चुअल में वर्ड है क्या। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर मैंने बात की रेम्युनरेशन। अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि हर एक इंसान, हर एक बिजनेसमैन किसके पीछे भाग रहा है? सर पैसे के पीछे, क्योंकि पैसे के बिना तो कुछ है ही नहीं है। हर एक बिजनेसमैन, हर एक पर्सन, मतलब कोई भी इंसान आप लोग देख लो यार, हर एक बंदे को क्या चाहिए? ऑनलाइन ओनली पैसा चाहिए। मान लीजिए मैं भूखा हूं भाई, मेरे को ना मतलब मैंने क्या किया, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली। अब सोच के देखो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद क्या होगा? मेरे को लगी है पैसे की भूख। भैया अब तो पैसा कमाना है, बहुत बढ़िया बढ़िया फोन होने चाहिए, बहुत बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया ये होना चाहिए, बहुत बढ़िया घर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे काम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए सर पैसा। तो अब इस पैसा, पैसा क्या है? पैसा बेसिकली क्या है? एक कारण है, कोज है। मतलब आप लोगों ने जो ये कमाना है ना, ये क्या है? एक बेसिकली कोज, मतलब पैसा कमाना है, रेमुनरेशन। अब जरा सोच के देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा। बेसिकली सोच के देखिए इफेक्ट क्या होगा। जैसे ही आप लोगों के हाथ में पैसा आया तो ये क्या हुआ? हाँ, मजा आ गया, यह तो है सेटिस्फेक्शन। जैसे मान लीजिए जब मैं छोटा था तो मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे कि मेरे पास एक बढ़िया फोन होना चाहिए, मेरे पास एक बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास एक बढ़िया सा घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब हम लोग क्लास 10th में, क्लास 12th में, हम लोग जब ग्रेजुएशन पास आउट किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट किया। अब पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट होने के बाद हम लोगों को ये होता है कि यार अब तो पैसा चाहिए भाई, अब तो परिवार का मतलब ध्यान रखने के लिए हम लोगों को कमाना पड़ेगा। अब आज हम लोग अच्छा कमा रहे हैं, इसका मतलब अब मुझे क्या है? मेरे पास क्या है? रेमुनरेशन है। तो अगर अच्छी रेमुनरेशन मेरे पास है, अगर मेरे पास अच्छा पैसा है, तो इसका मतलब उस पैसे से क्या कवर हो रहा है? मेरी सारी की सारी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो रही है। मतलब कोर्स क्या था? वो पैसा कमाना है। और इफेक्ट क्या हुआ उससे? मैंने ये देखो आईफोन लिया है, इसका मतलब ये क्या है? ये एक इफेक्ट होगा। बात समझ में आई? तो प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या होते हैं? वो जनरल गाइडलाइंस जो कि क्या होंगी? फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। और ये बेसिकली आप लोगों के कहां पे काम करती है? आपके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में काम करती है। इसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स बोला जाता है। गॉट इट? तो क्या मतलब समझ में आ गया प्रिंसिपल का? तो ए प्रिंसिपल रेफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट फंडामेंटल ट्रुथ about some phenomena based on cause and effect relationship is known as principle। क्लियर हो गया यहां तक की बात है? अब जैसे हम लोग बेटा इसे आगे बढ़ेंगे ना, तो इसे आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा
हमने तो अभी तक देखा सिर्फ सिंपल प्रिंसिपल का मतलब, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो मैनेजमेंट के हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड प्रिंसिपल हो, हमने अभी तक देखा था सिंपल प्रिंसिपल का मतलब। बट अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मतलब की। क्या व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब होता है सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? तो ये कहते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द स्टेटमेंट्स, क्या है हाँ जी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या है आप लोगों के पास? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर दी स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स टू टेक मैनेजरियल डिसीजंस। अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमारे बिजनेस के अंदर ना बहुत सारे कौन होंगे, मैनेजमेंट के वर्कर्स काम करने वाले होते हैं, बहुत सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इन वर्कर्स के लिए या उन मैंने वर्क जो काम करने वाले हमारे मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं, उनके लिए हम लोगों को क्या बनाने पड़ते हैं? कुछ प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं। अब सर कोई एग्जांपल दे दो जरा प्रिंसिपल्स के लिए, कोई एग्जांपल। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मान लीजिए एक एक प्रिंसिपल आप लोगों के पास, प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी डिटेल में बातें हम लोग वहां पे करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन बेसिकली आप लोगों को क्या कहता है? वो कहता है कि भैया एक बंदे को, यानी कि एक वर्कर को, एक वर्कर जो भी आप लोगों की कंपनी में काम कर रहा है, उसको इतना रेम्युनरेशन तो यार मिलना ही मिलना चाहिए जिससे वो अपने परिवार को सर्वाइवल कर पाए, मतलब अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे ढंग से कर पाए। अब एक सिंपल सी एग्जांपल से मैं बात करता हूं। मान लीजिए आप लोग एमबीए पास आउट है और आप लोगों को जॉब मिल रही है 5,000 रुपीज पर मंथ की। अब जरा सोच के देखिए यार, क्या आप लोगों के लेवल की जॉब है क्या? मतलब आप लोगों ने इतना हाई लेवल अचीव कर लिया एजुकेशन फील्ड में, लेकिन तब भी आप लोग 5,000 तक की जॉब कर रहे हो? नहीं भाई, ये तो गलत है। इसलिए हम लोग कहेंगे, अच्छा मान लो एक वर्कर है, एक वर्कर दिन के 2 घंटे काम करता है, आप लोग उसको सैलरी दे रहे हो 10,000 पर मंथ। एक पर्सन और है जो कि 15 घंटे काम कर रहा है, उसको भी आप लोग दे रहे हो सैलरी 10,000 रुपीज पर मंथ, जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब वहां पर क्या नहीं है? इक्विटी नहीं है। क्या नहीं है? इक्विटी। तो ये सारी बात हम लोग आगे करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? वो जनरल गाइडलाइंस, वो जनरल रूल्स जो कि किसको फॉलो करने पड़ेंगे? हमारे मैनेजमेंट को फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि वो लोग मैनेजरियल डिसीजंस को अच्छे ढंग से ले पाए। तो इन्हीं को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। गॉट इट? चलिए अब लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इससे हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक बात आती है कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। तो अगर हम लोग नेचर के बारे में बात करें, तो सबसे पहला वर्ड आप लोगों के सामने आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। सर व्हाट डू यू मीन यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे जो बेटे ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, ये वर्ल्ड वाइड, मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। अब ये नहीं है कि एक जगह पे तो ये काम कर रहे हैं, दूसरी जगह पे काम नहीं कर रहे, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप लोगों के मैनेजमेंट में काम नहीं कर रहे। मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब होता है वो हर एक सिनेरियो के लिए, हर एक फील्ड के लिए, हर एक एटमोस्फियर के लिए, हर एक इन्वायरमेंट के लिए क्या होते हैं आप लोगों के? वैलिड होते हैं। तो इसलिए बेटा हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो नेचर है ना, वो कैसा है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मतलब ऐसा नहीं होता इसके अंदर। अब जैसे मैं बात करूं आप लोगों से, साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं लाइक न्यूटन्स के लॉ, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिक्स में काम करेंगे, मैनेजमेंट में काम नहीं करेंगे। लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट के है ना, वो साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, किसी भी फील्ड में चले जाइए भैया, हर जगह पे काम करते हैं। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि मैनेजमेंट के जो बेटा प्रिंसिपल्स होंगे वो क्या होंगे? यूनिवर्सली एप्लीकेबल। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आप लोगों को कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे मैंने आप लोगों को भी मीनिंग में क्लियर किया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? वो जनरल गाइडलाइंस जिसको हमारे मैनेजर्स क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, ताकि वो इफेक्टिव डिसीजन ले पाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली जनरल गाइडलाइंस। थर्ड पॉइंट, थर्ड में आप लोगों को बोला गया फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डिराइव होते हैं, जब भी हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डिराइव होते हैं, तो ये नहीं होता मुंह उठा के जो मन में आया या फिर जो आप लोगों के माइंड में आया वो उठा करके आप लोगों ने प्रिंसिपल बना दिया, बिल्कुल भी नहीं। प्रिंसिपल्स हमेशा बनाने के लिए आप लोगों को उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस, प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट, जब तक आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं कर पाते हैं ना, तब तक आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बात करता हूं। एक वर्ड होता है जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस। क्या बोलेंगे? हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस का बेसिकली मतलब होता है सर्टेन assumptions। मान लीजिए आप लोगों को ना एक आइडिया आया और आप लोगों को लग रहा है कि ना इसका रिजल्ट यार ये होगा, तो आप लोग क्या करेंगे? उस चीज की हाइपोथेसिस करेंगे। हाइपोथेसिस का मतलब होता है assumption लेंगे कि हाँ, अगर आप लोगों ने ऐसा काम किया तो ऐसा होगा।
देन जब आप लोगों के पास उसका रिजल्ट आता है तो आप लोग ये चेकआउट करते हैं कि आपकी हाइपोथेसिस से आपका रिजल्ट कितना इक्वल है, यानी कि आप लोगों की हाइपोथेसिस कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, आप लोगों की हाइपोथेसिस कितनी ज्यादा मैच कर रही है आपके एक्चुअल रिजल्ट से। तो बहुत सारी टेस्टिंग करने के बाद, बहुत सारे प्रैक्टिसेस करने के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही उन प्रिंसिपल्स को क्या किया जाता है, प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर अडॉप्ट किया जाता है। ये नहीं है कि आप लोगों के मन में आया देन उसको अडॉप्ट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर हो गया? हाँ, रूल्स आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल्स आप लोगों को वर्ल्ड वाइड जो आप लोगों को यूनिवर्सली एप्लीकेबल है वही उठाने पड़ेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? तो जो आप लोगों के बेटा ये प्रिंसिपल्स होंगे वो हमेशा कैसे फॉर्म होते हैं, प्रैक्टिस से और उसके एक्सपेरिमेंटेशन से। लाइक बिजनेस के अंदर मान लीजिए कोई ऐसी डिफिकल्टी आ गई, तो आप लोगों ने उसके बारे में प्लान किया, उसके बारे में आप लोगों ने डिजाइन किया, सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है, देन उसके रिजल्ट्स आए, आपने देखा कि वो रिजल्ट्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके लिए वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, उसके बेसिस पे आप लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ ये एक प्रिंसिपल हमारे बिजनेस का बनना चाहिए। क्लियर हो गया? नंबर 4, फोर्थ पॉइंट इज फ्लेक्सिबल। क्या मतलब होता है सर फ्लेक्सिबल का? बेसिकली हमारे पास टोटल दो टाइप के प्रिंसिपल्स होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं, इसको कैसे कह सकते हैं आप लोग। एक आप लोग बोलेंगे फ्लेक्सिबल और एक आप लोग बेटा बोलेंगे रिजिड। हाँ जी, एक वर्ड आप लोगों ने क्या बोला, फ्लेक्सिबल, और एक आप लोगों ने वर्ड क्या बोला है, रिजिड। अब सर क्या मतलब होता है फ्लेक्सिबल का और क्या मतलब होता है रिजिड का? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप लोग चीजों को चेंज कर सकते हो। भाई जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, क्योंकि हमारे जो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। जैसे न्यूटन का लॉ क्या है, रिजिड है। उसके बाद आप लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स वाला लॉ आप लोगों का रिजिड है। तो यानी कि मैनेजमेंट के जितने भी आप लोगों के प्रिंसिपल्स है ना, वो सारे फ्लेक्सिबल है, मतलब चेंजेबल नेचर के होते हैं। मतलब आप लोग किसी भी सिचुएशन में आप लोग उनको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। देखो कितना पॉजिटिव पॉइंट है आप लोगों के लिए, बात समझ में आई? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी आप लोगों के प्रिंसिपल्स होंगे वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स आप लोगों के क्या है, फ्लेक्सिबल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिनको आप लोग चेंज कर सकते हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली फ्लेक्सिबल इन नेचर। फिर आप लोगों के सामने आता है एक वर्ड जिसका नाम क्या होता है, मेनली बिहेवियरल। अब सर क्या मतलब है ये मेनली बिहेवियरल? मेनली बिहेवियर का मतलब होता है आप लोगों का कि ये सारे के सारे जो ये प्रिंसिपल्स आप लोगों के है ना, ये एप्लीकेबल होते हैं किसी पर्सन के ऊपर। हाँ जी, ये एप्लीकेबल होते हैं किनके ऊपर, पर्संस के ऊपर। तो इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि मेनली बिहेवियर है। मतलब जैसे हमारा इन्वायरमेंट, जैसे हमारा बिहेवियर चेंज होगा, तो हम लोग अपनी इन्वायरमेंट को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने प्रिंसिपल को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब यहां पर हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कभी भी इन्वायरमेंट के ऊपर नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग सिचुएशंस को बदलेंगे, वैसे हम लोग अपने इन्वायरमेंट को, हम लोग अपने सिनेरियो को, हम लोग अपने प्रिंसिपल्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर बोला इसको कि इट इज अ मेनली बिहेवियरल। बिहेवियरल मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पर्संस के ऊपर डिपेंड करेगा, आप लोगों के वर्कर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, आप लोगों की टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर काम करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली बिहेवियरल इन नेचर। लास्ट पॉइंट जिसका नाम क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि हमारे जितने भी ये प्रिंसिपल्स है ना, ये किसके ऊपर बेस्ड है, आपके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। सर क्या मतलब होता है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग भी डिस्कस किया था, वो रेम्युनरेशन वाला पॉइंट, सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट। ये क्या था, पैसा कमाना, वो क्या है, एक गोज है, मोबाइल आया, सेटिस्फेक्शन आ गया, मजा आ गया, आईफोन, इट्स आईफोन। तो ये क्या है, बेसिकली एक इफेक्ट। क्लियर हो गया? तो हमारे जितने भी बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे वो क्या होंगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होंगे। क्लियर हो गया? आई थिंक आप लोगों को इसके फीचर्स समझ में आ गए होंगे, फीचर्स बोलिए, नेचर बोलिए, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग इसको। तो फर्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सेकंड पॉइंट इज जनरल गाइडलाइंस, थर्ड पॉइंट इज इट इज बेस्ड ऑन या फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, नेक्स्ट वन इज बिहेवियरल इन नेचर, नेक्स्ट वन इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या होंगे हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स या फिर उनका नेचर कैसा होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर क्या मतलब है यहाँ पे सिग्निफिकेंस का? सिग्निफिकेंस का बेसिकली मतलब होता है इंपॉर्टेंस। मतलब हम लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हुई क्यों, क्यों हमारे लिए, हमारे लिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसे कि आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा होगा, सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे फर्स्ट, टू बी वेरी फर्स्ट पॉइंट, यानी लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। बेसिकली हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है?
मान लीजिए आप लोगों के माइंड में ना बिजनेस से रिलेटेड कोई आइडिया आया, आपके माइंड में बिजनेस से रिलेटेड कोई आइडिया आया और उस आइडिया को ना अब आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी रियलिटी के अंदर। जैसे एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो क्या करता है, अपने आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करता है, बट कैसे? विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हमारे साइंस के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स होंगे, ऐसे ही हमारी मैनेजमेंट के अंदर भी हम लोग बहुत सारे प्रिंसिपल्स को आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन जरूरी क्यों है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बेसिकली आप लोगों को ये क्या बताता है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स। सर, हाँ जी। तो इसने आप लोगों को क्या बताया, कह रहे प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। क्यों, क्या कहता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या करते हैं, एक बिजनेसमैन को, एक मैनेजमेंट को, एक मैनेजर को आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करने की अप्रोच बताते हैं, प्रॉपर टेक्निक बताते हैं कि किस तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से आप लोगों को काम करना है। समझ में आया? इसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल आप लोगों के, सेकंड सिग्निफिकेंस आप लोगों के पास आता है। ध्यान से सुनिए, हमारी मैनेजमेंट के अंदर हमें अच्छे से पता है कि हम लोग अपनी जब गुड्स को बनाते हैं ना, तो उसके लिए पूरी की पूरी एक प्रोसेस करनी पड़ती है। सर क्या प्रोसेस होती है? जैसे कि रॉ मटेरियल को आप लोगों को कन्वर्ट करना होता है सेमी फिनिश्ड गुड्स के अंदर, फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स को आप लोगों को कन्वर्ट करना होता है वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, फिर इसको आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है फिनिश्ड गुड्स के अंदर, देन फिर आप लोग कन्वर्ट करते हैं इसको प्रॉपर अपने रॉ मटेरियल, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री प्रोसेस। अब इस इन्वेंट्री प्रोसेस के अंदर ना, जब आप लोग अपने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हो सेमी फिनिश्ड गुड्स के अंदर, तो दुनिया भर की वेस्टेज का खतरा बना रहता है। मतलब आप लोगों के वर्कर्स प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जहां पर कॉस्ट पर यूनिट आप लोगों के आने चाहिए 10 रुपए, वो लेकर आ रहे हैं 15 रुपए। तो मतलब कहने का, जितनी ज्यादा पर यूनिट कॉस्ट आप लोगों की आएगी, उतना प्रॉफिट आप लोगों का कम होता चला जाएगा। ये बात आप लोगों ने दिमाग में डाल के रखें। अब रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश्ड गुड्स पे गए, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, बहुत सारी वेस्टेज हो गई। सेमी फिनिश्ड गुड्स से वर्क इन प्रोग्रेस के लिए यहाँ पे बहुत सारी वेस्टेज आपके वर्कर्स ने कर दी। फिर वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स तक जाते हुए यहाँ पे आप लोगों के वर्कर्स ने दुनिया भर की वेस्टेज कर दी। तो कहने का मतलब, आप लोगों के रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों को यह बताता है कि किस तरीके से आप लोग अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ये कौन बताएगा, ये बताते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों को वही तो सिखा रहे हैं कि जो कि आप लोगों के किसके ऊपर बेस्ड है, फंडामेंटल ट्रूथ के ऊपर बेस्ड है। आपको पता है कि अगर आप लोगों के वर्कर जो होंगे, अगर आप लोगों के वर्कर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, तो आपके बिजनेस को 99% लॉस होने वाला है। तो उस लॉस से बचने के लिए आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको क्या सिग्निफाई करता है, क्या इंपॉर्टेंट बताता है कि भैया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अगर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया, तो आप लोग अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिव तरीके से क्या कर पाएंगे, यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट क्या बनाया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट आप लोगों के सामने आता है, साइंटिफिक डिसीजंस। हाँ, थर्ड पॉइंट क्या निकल कर आप लोगों के पास, साइंटिफिक डिसीजन। अब साइंटिफिक डिसीजन का क्या मतलब है सर? बेसिकली साइंटिफिक डिसीजंस आप लोगों को चीज पता है कि जब भी कोई साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो उसके ऊपर दुनिया भर की टेस्ट होते हैं, दुनिया भर की टेस्ट, तब उसके बाद वो जाकर के डिसीजन क्या बनता है, साइंटिफिक। बट हमारी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ना, वो ऑलरेडी कैसे हैं, साइंटिफिक नेचर के हैं। मतलब हाँ, ये प्योर साइंस नहीं होती, लेकिन फिर भी ये फ्लेक्सिबल साइंस होती है, फ्लेक्सिबल साइंस। ये प्योर साइंस नहीं है, ये फ्लेक्सिबल साइंस है। लेकिन जो डिसीजन है वो कैसे हैं, 100% ऑथेंटिक, 100% साइंटिफिक, जो कि आप लोगों के प्रूव्ड हो चुके हैं साइंटिफिकली, प्रूव्ड हो चुके हैं साइंटिफिकली। क्लियर हो गया? तो इसलिए आप लोग कहेंगे कि हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो क्या है, साइंटिफिक है। साइंटिफिक डिसीजंस कैसे देते हैं ये, जिसके बारे में आप लोगों को 100% श्योर हो कि हाँ, कि ये डिसीजन कैसा है, साइंटिफिक नेचर का। नेक्स्ट पॉइंट, फिर आप लोगों के सामने एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं हम लोग मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि मैंने आप लोगों को नेचर के अंदर एक बात डिस्कस की थी कि हमारे जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होंगे, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हमारे फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। अब फ्लेक्सिबल नेचर का मतलब क्या था, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग उनको बदल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास इन्वायरमेंट टोटल दो टाइप के होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था बिजनेस इन्वायरमेंट के चैप्टर के अंदर,
कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट। जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो तो हमारे कंट्रोल में होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अब इसका मतलब जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसको हम लोग कैसे काम करेंगे, लेकिन इंटरनल जो फैक्टर्स है या जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो तो हमारे कंट्रोल में होगा ना। तो इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने के लिए, या फिर इन्वायरमेंट अगर बदल जाता है, चेंज हो जाता है, सिचुएशन बदल जाती है, तो उसके हिसाब से हम लोग अपने प्रिंसिपल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। उसे मैं क्या कहूंगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का तीसरा फोर्थ पॉइंट, जिसका नाम क्या है, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। ये सब पॉइंट्स हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। विद एग्जांपल्स को हम लोग टेस्ट करेंगे, चेकआउट करेंगे क्या मतलब होता है इन चीजों का। फिर क्या आप लोगों के सामने बोल रहा है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो मैनेजर है, अब एक मान लीजिए एक पर्सन है वो कि जो हमारा सुपरवाइजर है, अब उस सुपरवाइजर के नीचे मान लो 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो उस बंदे को 10 बंदों को संभालना कैसे है भैया, ये सारी सारी चीजें कौन बताएगा, हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताएंगे कि क्यों आज कैसे आप लोगों को सुपरवाइजर को, आप लोगों के मैनेजर को, आप लोगों के डिपार्टमेंटल मैनेजर को अपने नीचे रखे गए बंदों को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से संभालना है, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तभी तो क्या हो पाएगी, आप लोगों की इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो जितनी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों की इफेक्टिव होगी, उतना ज्यादा आप लोगों को इस चीज का क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। क्लियर हो गया, यहां तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद अब एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों को एक चीज और बताता है, जिसका नाम क्या होता है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहना चाह रहा है ये, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी मैनेजमेंट ने बहुत अच्छी तरीके, बहुत एक अच्छी टेक्निक यूज कर रखी है, जिसका नाम क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर व्हाट डू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप लोगों को सोसाइटी के लिए कुछ करना है। सर क्या कर सकते सोसाइटी के लिए, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप लोगों ने क्लासमेट की नोटबुक देखी होगी, मैंने कहा यस सर बिल्कुल देखी हुई है। क्लासमेट की नोटबुक के ऊपर जहां पर एमआरपी लिखा होता है ना, उसके नीचे ना एक बात लिख रखी होती है, गो ग्रीन, गो ग्रीन, और उसके नीचे लिखा होता है ₹2, ₹2। अब क्या है, क्या है ये, फॉर क्या लिखा होता है, गो ग्रीन। मतलब कहने का क्या है भैया, कि आप लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब देखो, जो आप लोगों ने क्लासमेट की नोटबुक बनाई है वो किसके बनाई होगी, पेपर्स यूज हुआ होगा उसके लिए। पेपर कैसे बनते हैं, पेड़ों की कटाई से, पेड़ कटेंगे तो ही आप लोगों के पेपर बनेंगे। अब हमारी गवर्नमेंट को पता है कि जो ये कंपनी है क्लासमेट की नोटबुक बनाने वाली, ये क्या कर रही है, डिफोरेस्टेशन कर रही है, बहुत सारे पेड़ों को काटती है, देन उसके पेपर्स बनते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने इनको साफ साफ कह दिया कि अगर आप लोगों को अपना बिजनेस चलाना है ना, तो आप लोगों को एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी, जिसका नाम क्या होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप लोगों को सोसाइटी के लिए कुछ करना होगा, आप लोगों को पेड़ लगाने पड़ेंगे, पौधे लगाने पड़ेंगे, तब आप लोग अपने बिजनेस को अच्छे ढंग से चला पाएंगे। क्यों, क्या करवा रहे हैं वो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और देता हूं। मान लीजिए मुझे ना एक फैक्ट्री ओपन करनी है, मान लीजिए मुझे क्या करना है, बेसिकली एक फैक्ट्री ओपन करनी है। हमारी गवर्नमेंट ने कहा ठीक है सर फैक्ट्री ओपन कर लो। पहली कंडीशन गवर्नमेंट की क्या रहती है कि आपकी जो फैक्ट्री है, जो आप लोगों की इंडस्ट्री है, वो सिटी से कम 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है। चलो ठीक है, दूरी पे हो भी गई तभी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग का, मतलब जो भी आपके पास जगह है, उसका 20 से 25% पोर्शन, मान लीजिए मैंने कहा 25% पोर्शन, आप लोगों को पता है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉपर ग्रीनरी करनी पड़ेगी, पार्क्स बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर ग्रीनरी करनी पड़ेगी, तभी आप लोग अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चला पाएंगे। मतलब गवर्नमेंट क्या सोच रही है, आप लोग पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उस पोल्यूशन से क्रिएट करने के लिए, बचने के लिए आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों को ये बताते हैं कि आप लोग किस ढंग से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों के साथ बोली गई बात, कह रहे मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एडुकेशन एंड रिसर्च। हमारे पास आपने एक शायद नाम सुना होगा, जिसका नाम था आईआईएम। बताइए क्या नाम है आईआईएम का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली हमारी ये मैनेजमेंट क्या है, ये जो है ना, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं रिसर्च सेंटर। हमारे मैनेजमेंट का ये क्या है, एक रिसर्च सेंटर है, एडुकेशनल इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों को ये चीज बताते हैं कि आप लोग अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू किस ढंग से अपने आप को प्रॉपर ट्रेंड कर सकते हैं। जैसे कि आईएम का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये जो हमारे आईएम है ना, ये सारा का सारा काम आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर कराते हैं, हर चीज का प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं ये।
अब प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसे, ये चीज आप लोगों को बताते हैं कि भैया किस इन्वायरमेंट में आप लोगों को किस प्रिंसिपल को फॉलो करना है। ये सारी बातें आप लोगों को कौन बताएगा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द आईआईएम। आई होप यहां तक आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों के लिए क्यों इतने ज्यादा जरूरी हो गए हैं, दिख गए होंगे आप लोगों को। पहला पॉइंट क्या हमने पढ़ा कि मैनेजर को ये बताते हैं कि आप लोगों को आइडिया से रियलिटी में कन्वर्ट कैसे होना है। सेकंड पॉइंट, आप लोगों की वेस्टेज से बचने के लिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज कैसे करना है। फिर ये डिसीजन आप लोगों के कैसे होते हैं, साइंटिफिक बेसिस होते हैं। साइंटिफिक का मतलब क्या है, जो प्रूव्ड है, 100% प्रूव्ड है, यानी कि इसके अंदर इफ बट वाला कोई कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं है, या फिर हम लोगों ने धक्के से सॉल्यूशन नहीं दिया, उसका हमने 100% क्या किया, अप्रोच फाइनलाइज किया साइंटिफिक डिसीजन से। फिर क्या है, जैसे जैसे आप लोगों का इन्वायरमेंट बदलता है, चेंज होता है, उसके हिसाब से आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने प्रिंसिपल्स को भी चेंज कर सकते हो। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों की हेल्प करता है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। फिर रहता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मतलब है, मैंने भी आप लोगों को एग्जांपल देके बताए थे, कौन से वाला, क्लासमेट वाला, फैक्ट्री वाला। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, क्या कहता है ये कि आप लोगों ने आईएम से ज्वाइन हुआ, आप लोगों ने अच्छी तरीके से अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, सीखा, उनको किस तरीके से अप्लाई करना है वो चीज आप लोगों ने सीख ली। फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम्स। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। बेसिकली हमारे पास टोटल दो चीजें हैं, एक है हमारा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और एक होती है प्योर साइंस। क्या है, प्योर साइंस। हमारा जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये किसने दिए, ये दिए आप लोगों के हेनरी फ्योल ने, हमारे जो फादर ऑफ मैनेजमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फादर ऑफ मैनेजमेंट। इसका नाम क्या है, हेनरी फ्योल। उसके बाद फिर हमारे जो ये प्रिंसिपल प्योर साइंस है, ये आप लोगों ने किसने दी थी, न्यूटन ने, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, ये प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस होगी। और ये क्या होगा, आप लोगों का मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किसने दिए, हमारे हेनरी फ्योल ने दिए थे। अब ये क्या कहते हैं, हम अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप चेंज कर सकते हो। लेकिन स्टैटिक क्या होगा भैया, ये तो फिक्स हो गए, इसको अब आप लोग बदल नहीं सकते। जैसे मैंने लॉ का एग्जांपल आप लोगों को बताया था, न्यूटन वाला लॉ हो गया या ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, कि अगर आप लोगों को कोई चीज ऊपर फेंकी है तो उतनी स्पीड से नीचे गिरेगी, अब उसको आप बदल नहीं सकते, तो फिक्स हो गया, फ्लेक्सिबल नहीं है ये क्या है, रिजिड बन गया। स्टैटिक को मैं क्या बोलूंगा एक बात और, रिजिड भी कह सकते हैं, रिजिड, ये चेंजेबल नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंजेबल नेचर के बनेंगे। सेकंड पॉइंट, इट इज अप्लाइड विद क्रिएटिविटी, इट्स अप्लाइड इन एब्सोल्यूट मैनर। बेसिकली एब्सोल्यूट मैनर का मतलब क्या होता है कि जिस जैसे जैसे वो अप्रोच चलती आ रही है, आप लोगों को उसको उस हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपने कभी एक सुना होगा, मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है, अगर मैं उस बॉल को दीवार के ऊपर मारूंगा तो ये क्या है, एक कॉज है, पता है उतनी तेजी से वो बॉल मेरे पास भी तो आएगी, वो क्या है, उसका एक इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये प्योर साइंस का कॉन्सेप्ट है, बदलेगा नहीं, सिचुएशन चेंज नहीं होगी, वो वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होंगे, ये आप लोगों के क्रिएटिविटी के हिसाब से क्या करेंगे, आप लोग चेंज। मतलब हमारा मैनेजर जितना ज्यादा नॉलेजेबल होगा, जितना ज्यादा उसके इंटेलिजेंस की पावर होगी, जितना ज्यादा वो लीडरशिप क्वालिटी होगी, उतना अच्छे ढंग से वो अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर पाएगा एज पर क्रिएटिविटी। समझ में आया, तो क्रिएटिविटी के बेसिस पे हम लोग चीजों को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होंगे वो क्या कहेंगे आप लोगों के, अप्लाइड साइंस है, वो प्योर साइंस का पार्ट नहीं कहलाता। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग बात करेंगे अपने इन हेनरी फ्योल भाई साहब की, और इन हेनरी फ्योल भाई साहब क्या कहते हैं, इन सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। लो जी, हमारे जो ये हेनरी फ्योल है, इनका जो जन्म हुआ था बेसिकली वो हुआ था कहां पे, हमारे फ्रांस में। कब हुआ था, 1841। इसको याद करना ज्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को नॉलेज के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं कि हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन फ्रांस इन 1841। ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860। 1860 में इन्होंने क्या की, माइनिंग इंजीनियरिंग पास आउट किया, एंड स्टार्टिंग वर्किंग एज अ इंजीनियर इन अ कोल माइनिंग कंपनी। 1888 के अंदर उन्होंने क्या किया, हिज वाज प्रोमोटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। भाई 1888 के अंदर इन्हें क्या कर दिया गया, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। किसको, हमारे हेनरी फ्योल को। कब पैदा हुए थे, कब बोर्न हुआ था इनका, 1841 में। इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने कब हासिल की ली थी, 1860 में। 1888 के अंदर इनको क्या बना दिया गया था, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया था। फिर एट दैट टाइम द कंपनी वाज इन सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। भाई जब उनकी कंपनी इंसॉल्वेंसी हो गई थी ना, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, ऐसे हालात हो गए थे कि उनके ऊपर इतना कर्जा चढ़ चुका था, वो कंपनी अपना कर्जा पे करने के लिए कैपेबल भी नहीं थी। अकाउंट्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं वर्ड इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट पर्सन, क्या होता है इंसॉल्वेंट, is a person who is unable to pay, who is unable to pay for his debt, to pay off his debt।
मतलब जो कंपनी अपना कर्जा पे करने के लिए कैपेबल नहीं होती उसको मैं क्या कहूंगा, इंसॉल्वेंट कहूंगा। तो हमारी कंपनी भैया क्या थी, इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में थी। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड अप्लाइड हिज मैनेजरियल टेक्निक। हमारे हेनरी फोर्ड ने यहीं से अपनी दिमाग लगाया, मैनेजरियल टेक्निक का यूज किया टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम द सिचुएशन एंड ही सक्सीड। मतलब हमारे इन भाई साहब ने, हेनरी फ्योल ने अपने वो सारे के सारे इंटेलिजेंसी दिमाग से प्रॉपर तरीके से अपनी गाड़ी को, अपने बिजनेस को ऐसा कर दिया कि वो जहां पे इंसॉल्वेंसी पोजीशन में था ना, उनको सक्सेस में बना दिया, प्रॉफिट दुनिया भर के उन कंपनी को होते चले गए। तो वो बहुत सारे प्रिंसिपल जो इन्होंने फॉलो किए, तो इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर लिखा। अब वो प्रिंसिपल्स 100% साइंटिफिक है, प्रूव्ड हुए हुए हैं, सिचुएशन से हम लोगों ने टैकल करने की उसके अंदर क्षमता है। इसलिए मैं कहूंगा कि हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स है वो कैसे हैं, साइंटिफिक नेचर के होते हैं। अब when he retired after 30 years, the company was a leading coal steel company with strong financial बैकग्राउंड। देखिए क्या कंपनी थी, और हमारे इस भाई साहब ने, हेनरी फिल ने उस कंपनी को क्या से क्या बना करके दे दिया। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि हेनरी फिल को क्या बोलेंगे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इन्हें, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किसको बोला जाएगा, हेनरी फ्योल को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे हेनरी फ्यूल भाई साहब ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स डेवलप करके दिए हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, subordination of individual interest, remuneration of the employees, centralization and decentralization, principle of scalar chain, principle of order, equity, stability of tenure, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, स्पिरिट द कॉर्प्स। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्या है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। बेसिकली टोटल 14 प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स हमारे हेनरी फ्योल ने टोटल दिए थे। और इनको मैं याद करने की आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं, सिंपल सी बातें याद रखने के लिए। डैड यू सी, डैड यू सी, USSR, OIC। लो जी, हो गए 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। लो जी, 14 प्रिंसिपल्स आप लोगों के हाथ में आ गए हैं। और इन 14 प्रिंसिपल्स को आप लोगों को भी याद बता देता हूं कैसे क्या क्या करना है इसके अंदर। देखो सबसे पहला नाम क्या था यहाँ पे आप लोगों के पास, हाँ जी, पहला नाम क्या है, डी। डी से क्या बनेगा, आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट, इसका नाम क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। पहला पॉइंट क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड पॉइंट ए से आप लोग क्या बनाएंगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बनाएंगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरे नंबर पे आप लोगों के पास क्या आता है, फिर से डी। तीसरा पॉइंट आप लोगों का बनेगा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। क्या बनेगा, डिसिप्लिन। फिर आता है आप लोगों के पास यू से, यू को आप लोग बोलेंगे यूनिटी ऑफ कमांड। क्या बोलेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड। फिर आगे हम लोग एस पे, एस का यहाँ पे बेसिकली जो मतलब होगा वो क्या होगा, सुबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्या है ये नंबर 5 पे, सुबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ई से क्या आएगा, ई से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्पिरिट द कॉप्स। क्या बोलेंगे, स्पिरिट द कॉप्स। फिर से एक और ये आ गया, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। फिर आया यू, यू से आप लोगों का बनेगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या बनेगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर आप लोगों के पास आ गया एस, एस से आप लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। फिर आप लोगों के पास फिर से एक एस आ जाता है, फिर एस से आप लोगों को क्या बनेगा, स्टेबिलिटी इन टेन्योर। पॉइंट नंबर आ गया आप लोगों के पास आपका 10। आर से आप लोगों का बनेगा रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। पॉइंट नंबर 11। उसके बाद ओ, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ढूंढे कहां पे, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ये रच पॉइंट नंबर 12। आई से प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, पॉइंट नंबर 13। सी से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। लीजिए, तो सिंपल से ट्रिक आप लोगों के पास है, क्या है, डेट यूसी यूएसएसआर ओ आई सी, डेट यूसी यूएसएसआर ओ आई सी। फिर से डेट यूसी यूएसएसआर ओ आई सी। क्या बनेंगे ये, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डी से डिसिप्लिन, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, एस से सुबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ई से क्या बनेगा, ई से स्पिरिट दी कॉप्स। फिर से ई प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, उसके बाद यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी इन टेन्योर। फिर आप लोगों को क्या बनेगा, फिर से एस, एस पॉइंट से क्या पढ़ा आप लोगों ने यहाँ पे, स्पिरिट दी कॉप्स। सॉरी, एस में आप लोगों ने पढ़ा था मेरे साथ, इसमें स्टेबिलिटी वाला हो गया, हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हम लोगों ने ये वाली बात पढ़ी थी इसके अंदर। फिर आप लोगों ने मेरे साथ क्या पढ़ा, यहाँ से आर पॉइंट रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ओ से क्या पढ़ा, ऑर्डर, आई से क्या पढ़ा,
इनिशिएटिव, और सी से क्या पढ़ा आपने, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो आज हम लोगों ने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की फर्स्ट क्लास के अंदर अपने कहां तक पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से होंगे, ये सारी बातें, उसके नेचर हमने पढ़ लिया, उसके सिग्निफिकेंस हमने पढ़ ली। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि ये 14 प्रिंसिपल्स आप लोगों को क्या बताते हैं। आई थिंक ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो आई थिंक इसको हम लोग 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को सारे के सारे हेनरी फॉल के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स के बारे में बता दिया, याद करने की ट्रिक बता दी, जिसका नाम क्या है, दैट यू सी यूएसएसआर ओ आई सी। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इन सारे पॉइंट्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ।